जय हिंद दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिवाकांत, जो कि आपको जनरल साइंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास फिजिक्स का विभिन्न एग्जामों के लिए रेलवे ए के एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जेई एनटीपीसी पर आधारित जो कि फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के आधार पर हम फिजिक्स में आप लोगों को थियरी क्लास लेके चल रहे हैं। थियरी के बाद आप लोगों को हम फिर पीवाईक्यू जो कि पिछले पुराने ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आप लोग को बताएंगे। तो इसमें आप लोगों का आज क्लास तीसरा चल रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे जो लोग नए हो, अगर हमारे इसके पहले भी 2 क्लास है, 2 क्लास अगर आप लोग देखे ना हो तो आप लोग जरूर देखिए। चलिए चलते हैं आज अपनी तीसरी क्लास पर। तो हम तीसरी क्लास में आप लोगों को लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्रकाश। तो प्रकाश में हम आप लोग को पिछले जो क्लास था उसमें हम आप लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बताए थे। तो उसी पर परावर्तन से ही नियम मिलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। इसके पहले हम आप लोग को बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और उसी आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम भी बने हुए हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम देखिए क्या कर रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लोग ये शब्द सुन रहे होंगे। अब ये शब्द कहाँ से आए हैं, इसके पिछली क्लास में बताए थे। तो अब हम आप लोगों को फिर एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक माध्यम में, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले ये मान लेते हैं कोई यह है आपका, ये आपका परावर्तक तल है। यह आपका क्या है, परावर्तक तल है। यह जो परावर्तक तल है यह अपारदर्शी है, जैसे इसमें प्रकाश आर पार नहीं कर सकती है। यह परावर्तक तल इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, परावर्तक तल, परावर्तक तल। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, परावर्तक तल से एक माध्यम ये ऊपर है, यहां से कोई प्रकाश आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है। वह आने के बाद परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। और यह जो किरण है, यह जो प्रकाश की किरण आती है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। और जब किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में वापस जा रही है, इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जब प्रकाश आएगी तो उस किरण का नाम होगा आपतित किरण। जब प्रकाश वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे बोला जाता है अभिलंब। इसके बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे बोला जाता है अभिलंब। इसको भी नाम लिख देते हैं, यह क्या है आपका, अभिलंब। तो आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यह कोई परावर्तक तल है, यह कोई क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल से कोई किरण एक माध्यम में आती है, उससे परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है और यह प्रक्रिया में इन किरणों के आने वाली किरणों को आपतित किरण नाम दिया जाता है, और जो उसी माध्यम में वापस जा रही किरण का नाम परावर्तित किरण दिया जाता है। और इस बीच बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब बोला जाता है। एक लंब डाला जाता है जिसे क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो पहला नियम में क्या था, जो परावर्तन का नियम क्या था, आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब, यही है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। यहाँ देखिए तीनों एक ही बिंदु पर हैं, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर हैं, इसीलिए बोला जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होता है, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और यहाँ देखिए क्या है, आपका परावर्तक तल है, किसे टकरा के होकर वापस लौटती हैं, परावर्तक तल से। और आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरा जो परावर्तन दो नियम है, दूसरा नियम में देखिए क्या बोला गया है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए आप लोग देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक यहाँ पे कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है और इस कोण को आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक दूसरा कोण बन रहा है, इसे आर से डिनोट करते हैं। और यह जो आई नाम दिया जाता है, इसे आपतन कोण बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आई को आपतन कोण। आई को क्या बोला जाता है, आपतन कोण। और ये आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। आर को क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब यह होता है कि जो आई है, आई आर के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। यह एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। तो आपका जो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर आर। जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। तो यह आप लोग, हमें आशा होगा, इसको हम पिछली क्लास में भी बताए थे, और इस क्लास में भी आप लोग को बता दिए हैं। जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है। जो आपका आपतन कोण को हम आई होता है और परावर्तन कोण आर होता है, आई इक्वल टू आर होता है। यह परावर्तन का दूसरा नियम है, जिसको हम आप लोगों को इस स्लाइड पर आप लोग को बता दिए हैं। यह हम आशा होगा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तक सतह से लंबवत ही निकल जाती है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यह कोई परावर्तक तल है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। कोई प्रकाश अभी आई थी, हम आप लोग को बताएं, और टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यहाँ अभी आप लोग को हम बताएं कि यह आपतित किरण होता है या परावर्तित किरण होता है, यहाँ बीच में एक अभिलंब होता है। तो यहाँ जो किरण है वह तिरछी आई है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, किरण क्या है, तिरछी आई है। अगर परावर्तक तल पर किरण को अभिलंब के, मतलब यह बोला जाए अभिलंब के लंबवत आपतित किया जाए, अगर जो यहाँ अभिलंब बनता है, लंब डाला जाता है, इसी को आपतित किरण मान लिया जाए, अभिलंब के लंबवत किरण को प्रकाश यहाँ दिया जाए, तो जो परावर्तक तल होगा अभिलंब ही परावर्तक तल भी, परावर्तक किरण भी होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अभिलंब है, जैसे यहाँ से प्रकाश, यहाँ मान लीजिए कोई टार्च है, यहाँ से प्रकाश दी गई, तो जो अभिलंब के बराबर जब यहाँ प्रकाश आएगी, ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल से टकराकर फिर वह अभिलंब के रूप में ही परावर्तित हो जाएगी। यहाँ परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण अब एक ही तल में है, एक ही रेखा में है, एक ही किरण में है। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तक सतह लंबवत ही निकल जाती है।
इसका यही मतलब है कि जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तक के बाद लंबवत ही वापस निकल जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोण कुछ कोई बन नहीं रहा है, जब लंबवत निकल जा रही है, यहाँ पे देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों क्या होंगे, यहाँ जो आपतन कोण और परावर्तन जो कोण होगा, दोनों कोण क्या होंगे, शून्य होंगे। यहाँ आपतन कोण और आपका जो परावर्तन कोण होगा यह शून्य होगा। परावर्तन कोण ये किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। आपतन कोण आपके परावर्तन कोण के शून्य के बराबर हो गया। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। तो कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से कभी परावर्तन, ये जो परावर्तन का नियम है, इसी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के मैं लिए लाया हूँ। पहला ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपतन कोण का मान 60 अंश है। अभी हम आप लोग को पिछली स्लाइड में बताए हैं कि यह हमेशा क्या होता है, यह आपतित किरण होता है। यह आप लोगों को आपतित किरण होता है, आपतित किरण, और यह क्या होता है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और बीच में जानते हैं हम लोग एक लंब होता है जिसे अभिलंब बोला जाता है, और यह आपका परावर्तक तल है। और यहाँ एक कोण बनता है जिसे क्या बोला जाता है, आपतन कोण I, और इसके भी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे बोला जाता है परावर्तन कोण R। तो यहाँ देखिए आपतन कोण का मान 60 अंश दिया जा रहा है। यहाँ जो आपतन कोण है इसका मान कितना दिया जा रहा है, 60 अंश। जो आपतन कोण है यहाँ कितना दिया जा रहा है, 60 अंश। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपतित किरण। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, आपतित किरण। आपतित किरण ये वाला है जो प्रकाश आ रही है परावर्तक तल के पास, और परावर्तक सतह ये देखिए जो यह क्या है, यह आपका परावर्तक सतह है। यह क्या है, परावर्तक सतह। यह आप लोगों को क्या है, परावर्तक तल या सतह बोला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तक सतह के साथ कितने अंश, कितने मतलब कितने का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ देखिए आपतित किरण ये हो गया और आपका परावर्तक सतह ये हो गया। यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क, इसका कोण का मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं, यह देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, जब अभिलंब डाला जाता है तो हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ जो यहाँ कोण कितने अंश का बनेगा, यहाँ अभिलंब और यहाँ परावर्तक सतह के बीच में यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ इस बड़े वाले पे कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा बड़े वाले सतह पे। और इतने वाले सतह का मान कितना दिया गया है, 60 अंश। और यह पूछ रहा है, यह 90 है और यह 60 है, तो यह आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच में जो कोण बनेगा 90 माइनस 60, तो यहाँ कितना मान आएगा, 30 अंश। कितना मान आएगा, 30 अंश। यही आपका आंसर है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण का मान दिया रहेगा, परावर्तन कोण का मान पूछ लिया जाता है। आप लोग जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर यह 60 है तो यह भी 60 होगा। थोड़ा आप लोग गौर करिएगा। अब हम आप लोग को परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह 60 है तो यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण परावर्तन कोण होता है, यह भी 60 अंश का होगा। तो यह आपका परावर्तन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम थे, जो कि दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसे आप लोगों के लिए हमने डिफाइन कर दिया होगा। हमें आशा होगा आप लोग समझ पाए होंगे। और इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एक कोण का मान दिएगा तो दूसरे कोण का मान पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला देखिए टॉपिक क्या है आप लोगों के लिए, ऑप्टिकल इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो देखिए इसमें क्या है, ऐसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करते हैं दर्पण कहलाते हैं। देखिए
परावर्तन के बाद ही हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश है तो परावर्तन के स्वरूप ही हम लोग कोई वस्तु को देख सकते हैं। जब तक उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक उसको हम लोग उसको देखने की अनुभूति हम लोग की कोई वस्तु को इसकी एहसास नहीं होगी। तो ऐसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करते हैं दर्पण कहलाते हैं। ऐसा सतह जो प्रकाश का क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है। हम दर्पण बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये कैसा दर्पण है अभी हम आप लोग को आगे बताएंगे। यह अवतल दर्पण बोला जाता है, अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। और यहाँ एक दर्पण है, यह आपका उत्तल दर्पण होता है। यह आपका अवतल दर्पण और यह आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें, यहाँ कोई मान लेते हैं अवतल दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई क्या है, वस्तु है। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, यहाँ जाके टकरा रही हैं। ये दो दर्पण है, अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, टकरा रही हैं। टकराने के बाद क्या होंगे, वो वापस आएंगी ऐसे। अभी आगे हम इसको बताएंगे थोड़ा, आप लोग थोड़ा यहाँ प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है। और उसके बाद फिर एक हमेशा प्रतिबिंब दो किरणों से मिलकर बनेगा। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, अगर दर्शाया जाएगा तो दो किरणों से निकलेगा तभी बनेगा। यह वापस जा रही है, फिर एक किरण यहाँ से आ रही है, एक किरण इधर जा रही है। तो यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला है यह आपका वस्तु है, यह क्या है, वस्तु। और यह क्या है, आपका प्रतिबिंब। यह आपका प्रतिबिंब, यह आपका वस्तु है ऊपर और यह आपका प्रतिबिंब है। अब इस फिगर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस वस्तु से गई परावर्तक सतह के बाद यहाँ टकराएगी। और एक आपका यहाँ से, ये आपका प्रतिबिंब है। और ये आपका क्या है, वस्तु है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु से, यहाँ देखिए वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के देखिए यहाँ परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के बाद यहाँ देखिए जिस बिंदु पर मिलती है और या मिलते हुए प्रतीत होती है, आप लोग या मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु होता है यहाँ जो प्रतिबिंब क्या होती है, मिलती है। और उत्तल दर्पण में क्या होती है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वह उस बिंदु को उस वस्तु का क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। तो देखिए यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, यहाँ देखिए आप लोगों को इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है। यही प्रतिबिंब होता है जो कि दर्पण पर बनता है।
तो ऐसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ये जो ऐसा सतह है, यह प्रकाश का जो परावर्तन करते हैं, या क्या बोला जाता है, दर्पण बोला जाते हैं। और किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रकाश का क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। और प्रतिबिंब हमेशा दो प्रकार का बनता है, प्रतिबिंब हमेशा दो प्रकार का बनता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, जो अवतल दर्पण में यहाँ पे जो देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, रियल प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण में यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। इसकी क्या नाम दिया गया है, काल्पनिक या आभासी। और जहाँ प्रतिबिंब एक्चुअल मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, दो प्रकार का बनता है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ समझ पाए होंगे कौन रियल, ये देखिए आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब कैसा हुआ है, वास्तविक है। यह वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। जो प्रतीत होता है वो किसको दर्शाता है, आभासी को दर्शाता है। और जो जिस बिंदु पर मिलती है वहां क्या होता है, वो वास्तविकता को दर्शाता है। तो हमें आशा होगा आप प्रतिबिंब समझ गए होंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। अब आगे देखते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों से मिलते हुए प्रतीत होती हैं। अभी हम आप लोग को यहाँ क्या बताएं, जो प्रतिबिंब यहाँ देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ बोला जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है वस्तु से। अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ देखिए यहाँ वस्तु रखी गई है, वस्तु के ही जो तल में यह प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे जब दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब बनेगा, वहां आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। आभासी का संबंध हमेशा किससे होगा, सीधा से होगा। और जहां जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के क्या बनता है, उल्टा बनता है। यह वस्तु के क्या बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु के देखिए यहाँ वस्तु रखिए, इसके विपरीत प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ देखिए जो यहाँ वस्तु रखी गई है, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी तल में बन रहा है। ठीक इसके सामने देखिए जो प्रतिबिंब आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वह कैसा हो रहा है, सीधा है और आभासी है। और यहाँ देखिए जो वस्तु यहाँ ऊपर तल के ऊपर है, प्रतिबिंब क्या हुआ, तल के नीचे बन रहा है। यह वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन वह कैसा प्रतिबिंब है, यह आपका उल्टा प्रतिबिंब है। तो यहाँ देखिए क्या है, जो प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों से मिलते हुए प्रतीत होती है, वह कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब भी नाम बोल सकते हैं। और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। यह वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक वाला सीधा बनेगा। और पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और यह जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और अगर बात किया जाए रियल इमेज और वास्तविक जो प्रतिबिंब की होती है, जो प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश की किरणों के मिलने के बाद बनती है, यह क्या होती है, यह प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश की किरणों के मिलने के बाद बनती है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ कैसा है, वास्तव में किरणों के मिलने के बाद बन रही है। तो यह कैसा प्रतिबिंब है, वह वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से अगर तुलना किया जाए, वस्तु से क्या बनेगा, यहाँ देखिए उल्टा बन रहा है। यहाँ देखिए ठीक इसके विपरीत बन रहा है। और जो आभासी वाले में था, इसके ठीक सामने बन रहा है। इसके आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजन वाले कुछ फैक्ट होते हैं। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका वास्तविक रियल इमेज होता है, इसे आप लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक इमेज होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें आशा होगा आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग थोड़ा याद करिएगा, जहां काल्पनिक हो या आभासी हो, उसमें प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा उस प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब इसमें क्या होगा, उल्टा बनेगा। उल्टा नहीं, सीधा बनेगा। सॉरी, यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। जो आभासी के साथ हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और जो यहाँ
उल्टा किसके साथ बनेगा? वास्तविक रियल इमेज के साथ, वास्तविक इमेज के साथ। वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब के साथ हमेशा जो प्रतिबिंब है सीधा बनेगा। यहाँ देखिए आप लोग, इसके ठीक सामने सीधा दिखाई दे रहा है, उसी तल में है, तो सीधा है या वस्तु के ठीक नीचे की तरफ तल के देखिए नीचे की तरफ है या उल्टा है। तो हमें आता होगा प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए समतल दर्पण से परावर्तन। अब धीरे धीरे हम लोग और चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक नया एक पढ़ने को टॉपिक मिलेगा। तो अब आ रहा है आपका समतल दर्पण से परावर्तन। अभी तो परावर्तन हो रहा था, परावर्तन के नियम है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये सबको बताए हैं। अब देखिए समतल दर्पण से परावर्तन। देखिए समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा बनता है। जो समतल दर्पण होता है यह हमेशा क्या बोला जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, जहां काल्पनिक की बात होगी वहां सिधाई की बात होगी, वह हमेशा सीधा बनेगा, और जहां आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहां हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इस फैक्ट को आप लोग याद करिएगा। और जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर के आकार का बनता है, या जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर का आकार का बनता है। और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब का लेटरल इन्वर्सन होता है। आप लोग देखिएगा, अभी हम लोग को एक टॉपिक बता रहे हैं कैसे कैसे होगा। इसका क्या होता है? लेटरल इन्वर्सन होता है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा एक सीधी लाइन होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा एक सीधी लाइन होती है और दर्पण पर लंबवत होती है। दर्पण पर क्या होती है? लंबवत होती है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर किसी समतल दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वस्तु की जो दर्पण की ऊंचाई होगी वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। और दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है, दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है तो उसकी प्रतिबिंब टू भी वेग से आती हुई प्रतीत होती है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है। यह कोई परावर्तक तल है, समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आए, ये परावर्तित हो गया। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है, यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये वस्तु मान लेते हैं, ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका क्या है? वस्तु है। ये आपका क्या है? वस्तु यहाँ पे मान लेते हैं कोई है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। अब देखिए पहला क्या है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जहां काल्पनिक की बात आ जाए वहां हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये आपका समतल दर्पण है, यहाँ आपका क्या है? समतल दर्पण। ये आपका क्या है? समतल दर्पण है। यहाँ देखिए कोई वस्तु है, वस्तु से यहाँ पे प्रतिबिंब डाला गया। वस्तु से जो आपकी वस्तु है, यहाँ पे वस्तु से परावर्तक सतह से कोई किरण डाला गया तो यहाँ से ये परावर्तन हो गई। जब परावर्तन हुई तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब इसका पीछे की तरफ बनेगा। जो पीछे की तरफ बनेगा यह कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी या काल्पनिक होगा, और यह सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? और यह सीधा प्रतिबिंब बनेगा।
ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी या काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यह पहला आपको लोग का जो समतल दर्पण पे अगर परावर्तन होगा तो काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब और सीधा बनेगा। और आप तो भी हम आप लोग को क्या बताएं, देखिए यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु क्या हो रही है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ देखिए वस्तु जो समतल दर्पण के ठीक पीछे बन रहा है और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। और दूसरा देखिए क्या दिया गया है, दूसरा है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यहाँ देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा, यह इसकी जो लंबाई है, इसकी अगर लंबाई x दी गई है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी? x होगी। जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर जो आकार का होगा, एकदम एक बराबर आकार का बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। और तीसरा देखिए क्या दिया गया है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आप लोग यहाँ देख रहे हैं प्रतिबिंब क्या बन रहा है, या जो दर्पण है दर्पण के ठीक पीछे बन रहा है। और आप लोग ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का लेटरल इन्वर्सन होता है। अब लेटरल इन्वर्सन का मतलब यह हुआ, आप लोग कभी कभी रीजनिंग, अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते होंगे, रीजनिंग को पढ़ते होंगे। तो रीजनिंग में क्या होता है, कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि यह बी है तो इसका उल्टा क्या होगा। अगर कोई दर्पण रख दिया जाए तो यह ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। तो देखिए जो यहाँ दर्पण से जब परावर्तन होगा तो यह जो बी है ठीक इसका लेटरल इन्वर्सन होगा, पार्श्विक बनेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही होगा। और अगर ए है तो आपका ए ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर ई है आपका ई, इसमें परावर्तन जब दर्पण से परावर्तन होगा तो ऐसे बनेगा। तो जब यहाँ देखिए इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्सियन, इसका क्या होगा? विपरीत बनेगा। और वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसे दर्पण का लंबवत होती है। देखिए यहाँ वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली एक, या जो क्या है, एक सीधी रेखा है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली, आप लोग ध्यान दीजिएगा, या क्या एक सीधी रेखा है, इसी को बोला जाता है अभिलंब। इसी को क्या क्या बोला जाएगा? यह क्या होता है? लंबवत होता है। ये जो सीधी रेखा होती है यह क्या होती है? लंबवत होती है। और अगला देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अगर आप दर्पण में किसी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं कि हम अपने दर्पण में पूरा अपना प्रतिबिंब देखें, तो मान लेते हैं आपकी हाइट 4 फीट है। आपकी हाइट क्या है? 4 फीट है। आपकी हाइट कितनी फीट है? 4 फीट है। आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं दर्पण में, तो दर्पण की जो हाइट होगी वह 2 फीट होनी चाहिए। जो दर्पण की, यह किसकी हाइट होनी चाहिए? दर्पण की। और यह किसकी हाइट है? वस्तु की। यह किसकी हाइट है? वस्तु की। जो वस्तु की हाइट है वह दर्पण से दुगनी होनी चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जो वस्तु जैसे आप 4 फीट का देखना चाहते हैं तो आपका दर्पण कितना हाइट का होना चाहिए? 2 फीट का। यही देखिए बोला गया है कि अगर आप किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की लंबाई अगर 4 फीट है तो दर्पण की ऊंचाई 2 फीट होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये वाला देखिए क्या पूछा जा रहा है, दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है। अगर कोई यहाँ पे देखिए दर्पण है, यह कोई क्या है? दर्पण है। यह आप लोगों को क्या है? दर्पण है। यह कोई क्या है? दर्पण है। कोई वस्तु अगर भी वेग से दौड़ता हुआ कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति है भी वेग से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो यह जो समतल दर्पण में आप देखेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति समतल दर्पण में देखेगा तो जो उसका भी वेग है इसमें 2v, इस मतलब भी वेग का दुगुना, जिसका उतना वेग है उसका ठीक दुगुना प्रतिबिंब उसका उसके पास आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ देखिए यही लिखा गया है कि दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रही है तो उसकी प्रतिबिंब 2v वेग से आती हुई प्रतीत होगी। यही दर्पण का क्या है? एक नियम है। तो भी आप लोग को हम क्या बताएं, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब का लेटरल इन्वर्सियन भी होता है,
वस्तु और प्रतिबिंब के मिलाने वाली रेखा एक सीधी लाइन होती है जो दर्पण पर लंबवत होती है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आप दर्पण की जो ऊंचाई होगी वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, और दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रही है तो जो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो वह दर्पण की ओर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2v वेग से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसको आप लोगों को हम अच्छे से समझा दिए हैं। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण जब परावर्तन होता है तो आपतित किरण का विचलन 180 माइनस 2i होता है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया गया है, देखिए यह कोई परावर्तक तल है, यहाँ आई आपतित किरण और यहाँ से क्या हुई, परावर्तन हो गई। यहाँ जब परावर्तन हुई और इस पर डाल देते हैं अभिलंब, यह आपका क्या है, आपतित किरण, यह आपका क्या है, आपतित किरण, और यह क्या है, परावर्तित किरण। और यह आपका क्या है, अभिलंब, और यह आपका परावर्तक तल। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण पर आपकी आपतित किरण जब परावर्तन होती है तो आपतित किरण का क्या होता है, विचलन होता है। आपतित किरण का क्या होता है, विचलन होता है। देखिए आपतित किरण को थोड़ा यहां तक बढ़ा दें, आप यहाँ पे आई कोण बनता है और यहाँ पे आर कोण बनता है। आई को बोला जाता है आपतन कोण और आर को क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण। और जो कि आपको अभी हम बता चुके हैं कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण आई और आर के, और जो परावर्तन कोण होता है यह बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ आई इक्वल टू आर, आई क्या होगा, आर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ जो आपतित किरण का विचलन की बात हो रही है, आपतित किरण का विचलन की बात हो रही है। अगर यहाँ अगर आप पूरा कोण लेंगे तो यहाँ 180 अंश का कोण बनेगा। इसको आप अगर आप पूरा कोण लें या कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का। और यहाँ पे विचलन किसका हो रहा है, आपतित किरण का विचलन यहाँ पे हो रहा है। आपतित किरण का यह क्या है, आपका विचलन, आपतित किरण का विचलन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, विचलन। और I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो टोटल कितने अंश का होगा यहाँ पे, 180 अंश। अब हमें ये विचलन निकालना है, थोड़ा क्या निकालना है, विचलन। आपतित किरण का विचलन यहाँ पे टोटल कितना कोण बन रहा है, 180 अंश माइनस, अगर आप विचलन निकालेंगे तो ये I प्लस आर को इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। और अभी हम आप लोग को क्या बताए हैं, परावर्तन के नियम में I इक्वल टू आर, तो 180 अंश माइनस यहाँ I प्लस आई हो जाएगा, और आपका यहाँ क्या मिलेगा, 180 अंश माइनस 2i, यही आपका विचलन है। यही आपका क्या है, विचलन। आपतित किरण का विचलन 180 अंश माइनस 2i। तो आपका यह आपतित किरण हो गया या परावर्तित किरण, और यह आपका अभिलंब हो गया। और जो विचलन की बात हो रही है, आपतित किरण का जो विचलन होगा ये यहाँ पे जो यहाँ आभासी आती हुई प्रतीत हो रही है, यही आपका आपतित किरण का ये विचलन है। आप यहाँ टोटल कोण 180 अंश का बनेगा, यहाँ से आई आर आपका परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं, वहां से आप लोगों का विचलन जो मिलेगा 180 अंश माइनस 2i। तो यही आपका समतल दर्पण आपतित किरण जब परावर्तन होता है तो आपतित किरण का विचलन 180 अंश माइनस 2i होगा। तो यह भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, देखिए आगे क्या दिया गया है, जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर हों। अब देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है, दो समतल को दर्पण, एक यह पहला समतल दर्पण है और दूसरा समतल दर्पण यह है।
और यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का मान लेते हैं। एक थीटा कोण भी होता है या 90 अंश का आप बोल सकते हैं। यह पहला समतल दर्पण है या दूसरा समतल दर्पण। यहाँ दो प्रकार के समतल दर्पण एक दूसरे से कोने पर मिले हैं। तो अगर यहाँ जब समतल दर्पण बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की संख्या इसका निकालने के लिए 360 प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या 360 अपान थीटा, या आप लोग ध्यान दीजिएगा 360 अपान थीटा -1। यहाँ देखिए 360 अपान थीटा या 360 अपान थीटा -1। तो इसलिए यहाँ दो फार्मूला है, क्योंकि प्रतिबिंब की संख्या को हमेशा विषम संख्या में लेते हैं। जो प्रतिबिंब की यहाँ संख्या निकलेगी, दो समतल दर्पण के बीच कोई कोण बन रहा है और वहां पूछा जाए प्रतिबिंब की कितनी संख्या है, तो यहाँ फार्मूला का लगाएंगे। जब इस फार्मूले से मान लेते हैं यहाँ 90 अंश है, थीटा का मान 90 अंश, थीटा का मान यहाँ कितना है, 90 अंश। तो इस फार्मूले में मान रखा जाए 360 अपान 90, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ आप 9 से 36 होगा, 4 मान आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की संख्या को हमेशा विषम संख्या में लेते हैं। 4 से 4 आ गया तो यहाँ -1 घटा देंगे, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, 3 होगी। अगर आपका जो मान है 360 अपान थीटा से मान लेते हैं, कोई ऐसा मान लेते हैं ताकि जो प्रतिबिंब की संख्या का मान यहाँ मिले, हमें विषम ही मिले। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 40 अंश ले लेते हैं। तो यहाँ 0 0 4 9 36, यहाँ 9 आ गया। देखिए अगर 9 आ गया तो विषम संख्या आ गई 9, तो घटाना नहीं है। तो आप बोल सकते हैं प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। और अगर सम संख्या आ गया तो आपको 1 से घटा देना है, तो आपके यहाँ विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही आपको बता रहे हैं, जब दो समतल दर्पण का कोण बनेगा तो प्रतिबिंब की संख्या 360 अपान थीटा या 360 अपान थीटा -1। अगर संख्या विषम संख्या, अगर सम संख्या आ रही तो -1 घटा देंगे, नहीं तो जो सम विषम आएगा तो वही का मान हम लिख देंगे। अब अगला देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। अभी आप लोग को भी बताए हैं, जो समतल दर्पण होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के, तो अगर दो समतल दर्पण होंगे, इसका कोण निकालना हो तो इसका फार्मूला ये आप लोग यूज करेंगे, तो इसका कोण का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला आप लोग देखिएगा, अगला क्या करा नियम है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। यह आप लोगों को हम बता चुके हैं। और प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधी होती है। प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु की अपेक्षा सीधी होती है। जब सीधी होती है तो वह हमेशा वहां पे आभासी की बात होती है, और इसका आवर्धन +1 होता है। इसका आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। अब देखिए यहाँ आवर्धन की बात हो रही है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन कहलाता है। जो आपका आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और इसका समतल दर्पण में कौन कितना, जब जो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, आप लोग को यहाँ क्या बताएं, वस्तु का जो लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो रही है, तो जिसका आवर्धन निकालेंगे आप लोग, इसका आवर्धन अगर निकाला जाएगा, अभी आप लोग को क्या बताए फार्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई को अनुपात आवर्धन कहलाता है,
और इसका मान x है, इसका मान x है, तो x अपान x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। यह हमेशा प्लस में होता है। प्लस में इसलिए होता है क्योंकि आभासी होता है, तो यहाँ प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। जब जहाँ सीधा की बात आ जाए, यहाँ क्या होगा, आपका प्लस होगा। यह भी आप समझ गए होंगे। अब आप लोगों को हम बताते हैं समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग, आप हम लोगों के दैनिक जीवन में समतल दर्पण का हमेशा उपयोग होता है, लेकिन आप लोग कभी गौर नहीं किए होंगे कि कौन सा समतल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। देखिए, समतल दर्पण का सर्वाधिक प्रयोग आईने के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग कोई दर्पण में देखने का काम करते हैं, वो आपका क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है। इस दर्पण का उपयोग पारदर्शी, पेरिस्कोप और बहुदर्शी क्लियरोस्कोप बनाने में भी किया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग बाल काटने वाले सैलून में किया जाता है, ताकि लोग सिर के पीछे के भागों को देख सकते हैं। जो समतल दर्पण होता है, जो सैलून में भी हम लोगों का प्रयोग जो दर्पण लगा रहता है, वह कैसा दर्पण होता है, आपका समतल दर्पण ही होता है। तो आप इसका प्रयोग भी देख चुके हैं। और परावर्तन समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं, परावर्तन नियम आप लोगों को हम बता चुके हैं। समतल दर्पण में आप लोगों को क्या क्या नियम बताएं, एक बार आप लोगों को और बता देते हैं। समतल दर्पण में हमेशा आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और इसका प्रतिबिंब आपका वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु और प्रतिबिंब का जो आकार होगा, यह आपका बराबर होगा। और यह दर्पण के हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा। और इसका लेटर इन्वर्सन जैसे अभी बताए बी है, तो इसका भी ऐसे बनेगा। और यह वस्तु का प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा होती है, जो दर्पण का लंबवत होती है। और वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, अगर किसी वस्तु का आप प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण कितना ऊंचा रहना चाहिए, वस्तु की ऊंचाई क्या आधी रहनी चाहिए। अगर आप 4 फीट का कोई वस्तु देख रहे हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण कितना हाइट का होना चाहिए, 2 फीट का। अगर दर्पण के सामने आप भी वेग से आ रहे हैं, तो उसमें आपकी जो वेग है वह दुगुनी प्रतीत होगी, 2 वेग से आती हुई प्रतीत होगी। और समतल दर्पण का आपने जो विचलन है, यह भी बता चुके, 180 - 2i। और जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर हो तो इसका जो संख्या होती है, ये भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। और इसका आवर्धन +1 होता है। तो इसका उपयोग को भी हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज हम आपकी क्लास पे यहीं पे एंड करते हैं, और एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ आप लोगों को लिए हम अगली क्लास में आएंगे। अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करने का काम जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में। जय हिंद।